हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है। तो यह सौंपी गई है मध्य प्रदेश राज्य को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्री परिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्ष के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यहीं पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। तो याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यह शिवराज सिंह चौहान है। बात करें गवर्नर की, तो यह दोस्तों मंगू भाई पटेल है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह दोस्तों रवि कुमार मलिमत है। नाम याद रखना है, रवि कुमार मलिमत है। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि एएफसी वुमेन्स एशियन कब 2022 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है दोस्तों हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों सानिया मिर्जा ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों अल्बर्ट बोरला को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के फिर से परिषद के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है। तो यह चुना गया है दोस्तों हमारे देश भारत को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की संसद का जो नया अध्यक्ष है वो कौन बनी है। तो दोस्तों ये बन गए हैं रॉबर्ट मेट्सोला। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हमारे देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने विश्व भर में एक सर्वेक्षण किया है। और इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और दोस्तों मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि नवीनतम अनुमोदन रेटिंग 13 से 19 जनवरी 2022 तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 5 जो नेता है वो कौन कौन से है। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है, तो यह दोस्तों 71% है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें दूसरे नंबर पर कौन है, तो लोपेज ओब्रेडोर है जो कि मैक्सिको के है और इनकी जो रेटिंग है वो 66% है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों मारियो ड्रागी जो कि इटली के है, इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है दोस्तों वो 60% है। और चौथे नंबर पर है फुमियो किशिदा जो कि जापान के हैं और इनकी जो रेटिंग है वो 48% है। और पांचवें स्थान की बात कर लेते हैं तो यह दोस्तों ओलाफ सोल्ज है जो कि जर्मनी के हैं और इनकी जो रेटिंग है वो 44
प्रतिशत है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको टॉप 5 बता दिया। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी मतलब डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है। तो यह लगी है दोस्तों गुजरात के हाई कोर्ट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और दोस्तों ये जो डिजिटल जस्टिस क्लॉक है यह कुछ इस तरीके की होती है। तो गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 गुजरात। और यहाँ पे हम बात करें गुजरात राज्य की, तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है गुजरात राज्य जिसकी राजधानी क्या है। तो इसकी जो राजधानी दोस्तों वो है गांधीनगर। तो याद रखना आपको कि गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, तो यह गांधीनगर है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। तो याद रखना है इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें गवर्नर की, ये दोस्तों आचार्य देवव्रत है। याद रखना गुजरात के गवर्नर कौन है, तो यह आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह दोस्तों अरविंद कुमार है। नाम याद रखना है, अरविंद कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और गुजरात के समुद्री तट की जो रेखा है वो सबसे लंबी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो स्थापना दिवस है वह 21 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला था। और मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया था। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके एक एक राज्य की। तो सबसे पहले हम बात करें त्रिपुरा राज्य की जिसकी राजधानी क्या है, अगरतला है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो विप्लव देव है। और राज्यपाल कौन है, तो यह सत्यदेव नारायण आर्य है। तो दोस्तों ये है त्रिपुरा राज्य जिसकी राजधानी क्या है, तो याद रखना इसकी जो राजधानी है वो अगरतला है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अगरतला। और अब बात करते हैं अगले राज्य मेघालय की जिसकी राजधानी है शिलांग। और यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों कॉनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है मेघालय राज्य जिसकी राजधानी मैंने आपको क्या बताई, शिलोंग। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजधानी शिलोंग। तो स्टेट है अगला मणिपुर। तो मणिपुर की जो राजधानी है दोस्तों वो इम्फाल है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यह एन बीरेन सिंह है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये ला गणेशन है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है मणिपुर राज्य और जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो यह इम्फाल है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है इम्फाल जो कि मणिपुर राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य से जो हमने देख लिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मतलब इफ्को के नए अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दिलीप संघानी जिन्हें हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो बलविंदर सिंह का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव की जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों, तो दिलीप संघानी बन गए हैं। और आपने देख लिया दोस्तों ये है दिलीप संघानी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की महान गायिका एल्जा सोरेस का निधन हो गया है। तो ये है दोस्तों ब्राजील की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों महान गायिका एल्जा सोरेस जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ब्राजील की अब तक की सबसे महान गायक में से एक एल्जा सोरेस का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जो जन्म है दोस्तों वो 23 जून 1930 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इनको दोस्तों ब्राजीलाई सांबा की रानी भी कहा जाता था। और उन्होंने अपने करियर में 30 से अधिक एल्बम जारी किए। और सोरेस ने दोस्तों अपने संगीत का इस्तेमाल नस्लवाद और अन्य प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी किया गया था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 ब्राजील। और मैप में हम दोस्तों बात करते हैं ब्राजील की। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है ब्राजील।
तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ब्राजील की, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यह दोस्तों, और ब्राजील की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, तो ये, और ब्राजील की जो राजधानी है दोस्तों वो ब्रासिलिया है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियल है। और यहाँ पे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस देश में कौन सी नदी बहती है, तो अमेजन नदी बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे ब्राजील से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है दोस्तों विनोद राय को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विनोद राय। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में विनोद राय को नियुक्त किया है। विनोद राय दोस्तों देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रमुख भी रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम दोस्तों बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, मतलब आरबीआई की। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और आरबीआई की जो स्थापना है दोस्तों वह किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गई थी, तो किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन की गई थी। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और गवर्नर कौन है, तो यह शक्तिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, वो कौन कौन से हैं, तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लो का विलय किसमें किया जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी, इसकी जो लो है इसका विलय अब किया जा रहा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लो लगभग 50 साल बाद बुझाई जाएगी, और यह ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लो में विलीन हो जाएगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट के दूसरी तरफ 400 मीटर की महज दूरी पर स्थित है। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है आपको कि अमर जवान ज्योति का जो उद्घाटन है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वह उन भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को किया था। 25,942 सैनिकों के नाम ग्रेनाइट पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, मतलब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की जो लो है उसका जो विलय दोस्तों वो अब किस में किया जाएगा, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लो में किया जाएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि ये जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं डेली जी के तड़का का डोज 8। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो यह होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन है वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की जो खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोलियो के जो टीके हैं इसकी खोज की थी जोनास ई साल्क ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे जोनास ई साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर अवस्थित है। तो यह दोस्तों स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। याद रखना आपको कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो दोस्तों ये जो एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो ये जो सिली पॉइंट है इसका संबंध होता है क्रिकेट से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो इसे मापा था रोमर ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रोमर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है।
तो इसका जो रूपांतरण है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों कैडमियम के कारण। याद रखना आपको कि इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। कि अंटार्कटिका में भारत का जो पहला अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? तो यह दक्षिण गंगोत्री है। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।